कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्किल्स की मांग में बढ़ोतरी, फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट्स और साइक्लोन के बाद श्रीलंका को भारत की $450 मिलियन की मदद की। लेकिन पहले बात करेंगे भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जो 2026 यानी अगले साल से इनोवेशन हब बनने की राह पर बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल उद्योग 2026 में एक अहम मोड़ पर प्रवेश कर रहा है, जहां अगले 5 साल उसे जरूरी इकोसिस्टम तैयार कर खुद को इनोवेशन हब के रूप में स्टैब्लिश करना होगा। इसका मकसद 2047 तक इस सेक्टर को $500 अरब की इंडस्ट्री बनाना है। हालांकि निकट भविष्य में टैरिफ में उतार चढ़ाव और वैश्विक व्यापार संरचना में बदलाव जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। पिछले 25 वर्षों में $3 अरब से बढ़कर करीब $60 अरब का आकार ले चुका इंडिया का फार्मा उद्योग अब मुख्य रूप से जेनेरिक मेडिसिन पर निर्भर मॉडल से आगे बढ़कर अगली पीढ़ी की इनोवेटिव मेडिसिन की ओर रुख कर रहा है। इसके साथ ही ये उद्योग उन दवाओं के अवसर का लाभ उठाने की स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है, जिनकी एक्सक्लूसिविटी अगले 7 वर्षों में खत्म होने वाली है। ऐसे प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट $300 अरब से ज्यादा का बताया जाता है। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को बड़ी मदद देने का फैसला किया है। साइक्लोन दितवा से श्रीलंका में बहुत नुकसान हुआ था। इसकी मदद के लिए भारत $450 मिलियन की मदद देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो में कहा कि यह पैसा श्रीलंका में टूटी सड़कों, पुलों और रेल लाइंस को ठीक करने, लोगों के घर बनाने, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की मरम्मत करने, किसानों की मदद करने और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने की तैयारी पर खर्च किया जाएगा। Bhavan Vanakkam. As you are all aware, I am here as special envoy of Prime Minister Narendra Modi and carrying a message for President Anurag Kumar Dissanayaka. The President was kind enough to receive me this morning, and we had a detailed discussion on the damage caused by Cyclone Ditwa. The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka. Our talks centered around how expeditiously this commitment can be delivered. As your closest neighbor and in line with our neighborhood first and Mahasagar policies, it was only natural that India stepped forward at a time when Sri Lanka faced a crisis. We have done so when you were going through economic difficulties as well. In the case of Cyclone Ditwa, you would appreciate that India has also been a strong advocate of cooperative disaster response. देश में आईटी क्षेत्र में तेजी से भर्तियां बढ़ रही हैं। क्वेस कॉर्प की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में आईटी जॉब्स की कुल डिमांड 16% बढ़ी और ये 18 लाख तक पहुंच गई। इनमें आधे से ज्यादा भर्तियां उभरती डिजिटल कैपेसिटीज पर केंद्रित थीं। हालांकि पारंपरिक तकनीकी कौशल की मांग 10% से भी कम रही। इसमें लगातार गिरावट हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसी ने घरेलू आईटी भर्ती बाजार में अपनी हिस्सेदारी को इस साल बढ़ाकर कुल मांग का करीब 27% कर लिया, जो पिछले साल 15% थी। हालांकि फंडिंग में कमी के कारण स्टार्टअप्स में भर्तियां घट गई हैं। कुल मिलाकर भर्ती की मांग प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार टैलेंट्स की ओर ज्यादा रही। आईटी सेक्टर में भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से टीयर 1 सिटीज में केंद्रित रही। 2025 में ये कुल मांग का करीब 90% थी। ईडी ने पूरे देश में फैले एक गिरोह की ओर से देश विदेश के इन्वेस्टर्स को ठगने के लिए इस्तेमाल की जा रही 26 वेबसाइट्स का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह असली की तरह दिखने वाली नकली क्रिप्टो करेंसी निवेश प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को भारी मुनाफे का वादा देकर उनका पैसा ठग रहे थे। इन वेबसाइट्स में goldbooker.com, fincorp.com, bojur.com, theapexpower.com शामिल हैं। ईडी को पता चला था कि ये आरोपी भारत और विदेश के भोले वाले इन्वेस्टर्स को मोटे मुनाफे का लालच देकर शिकार बना रहे हैं। आरोपी अपनी वेबसाइट्स के प्रचार के लिए प्रतिष्ठित क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और मशहूर हस्तियों की तस्वीरों का बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल कर रहे थे।
एजेंसी को पता चला कि वे रेफरल बोनस की पेशकश करते थे और अपनी स्कीम्स का प्रचार करने और धोखाधड़ी को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों ने अपराध की आय इकट्ठा करने के लिए कई क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते और कंपनियां बनाई। उनके तौर तरीकों में हवाला, फर्जी एंट्री और पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रांसफर के जरिए भारत में फंड ट्रांसफर करना शामिल था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इनकी 110 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के मुताबिक इन संपत्तियों में प्रयाग ग्रुप की कंपनियों के नाम पर दर्ज करीब 450 एकड़ जमीन और उस पर बने सुपर स्ट्रक्चर शामिल हैं, जिसकी कीमत करीब 104 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में हैं। कंपनी के निदेशकों वासुदेव बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर दर्ज करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने नए होम लोन पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.15% कर दी है। कंपनी ने कहा कि ऐसे समय में जब खरीदार अपने फैसलों पर सावधानी से विचार कर रहे हैं, इस कदम से घर खरीदने वालों का उत्साह बढ़ेगा। RBI ने इसी महीने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% किया था, जो इस साल की चौथी कटौती है। कच्चे जूट की कीमतें 11,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चली गई हैं। इस कारण जूट उद्योग गहरे संकट का सामना कर रहा है। विक्रेताओं की कमी के कारण पश्चिम बंगाल की कई मिल्स को बंद करना पड़ा है। जगत दल जूट मिल और महादेव जूट मिल ने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, जिससे करीब 3,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की नई फसल की खरीद में तेजी लाने के बाद गोदामों में चावल का भंडार पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ गया है। इस बढ़े भंडार से दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर देश को निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे कंपटीटर देशों से आपूर्ति पर दबाव पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर तक बिना पिसे धान सहित चावल का सरकारी भंडार रिकॉर्ड 6.25 करोड़ टन था, जो सरकार के तय लक्ष्य से ज्यादा है। सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदने के बावजूद व्यापारियों के पास निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। 1 अक्टूबर से अब तक सरकार ने किसानों को कुल 4 करोड़ 22 लाख टन धान की खरीदारी की है। चावल निर्यात संघ को उम्मीद है कि भारत से चावल की सप्लाई पिछले वर्ष की तुलना में 25% बढ़ेगी और ये 2 करोड़ 25 लाख टन तक पहुंच जाएगी। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.